हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम यूपी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन जिसमें से 20 क्वेश्चन हो चुका है। आज उसके आगे का हम शुरू करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर अति महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम 21 नंबर प्रश्न करते हैं। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यहाँ पे शक्ति के अनुसार समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास अगर पूछे तो जिसमें प्रथम शब्द प्रथम पद अव्यय हो, वहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 22 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में देखें तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे मिलता है। आप लोगों को अगर इसकी ट्रिक देखनी है तो मैंने इसकी ट्रिक भी इससे संबंधित वीडियो भी बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं सबकी मैंने ट्रिक अच्छे से बना के याद करवा दिया है। कामायनी आप लोगों को पता है प्रसाद की रचना है। परिमल जो है वो निराला की रचना है। पल्लव क्या है? पंत की रचना है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें कौन सा ऑप्शन माना है? डी ऑप्शन माना है। अन उत्तर जो है वो उत्तर का विलोम नहीं है। 24 नंबर प्रश्न है, फूल मरै पे मरै न बासु या प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये पद्मावत की पंक्ति है जिसके रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडी। इसको याद कर लीजिए कि 10 कितने पढ़े? 10 डंडे पढ़े। हमें कितने पढ़े? 10 डंडे पढ़े। तो ये 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। 26 नंबर प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है अगर पूछे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग ये जो कथन से संबंधित प्रश्न हैं इनको भी तैयार कर लिया करिए। अगर याद करना है तो जैसे कोई पंक्ति दे दी गई है उससे कोई शब्द उठा लिया करिए और जो रचनाकार होता है उससे लिंक करके आप लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो हमारे पास हजार मतलब हो जाएगा अधिक। तो अधिक अगर शब्द आए उस युग में किसी को नहीं था तो 1000 रुपये जो है 1000 से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? कौन उसके साथ नहीं सुमेलित है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल्ला दीवाना। ये शंकर शेष की नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग में है। ऊँट का ऊँटनी सही है, प्राचीन अर्वाचीन सही है, सूर भीर सही है। डी ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे यही सही हो जाएगा, साड़ का साड़नी नहीं होता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये मुनित्रयी में आते हैं। भर्तृहरि जो हैं भर्तृहरि वो मुनित्रयी में नहीं आते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो आ कहानी इसकी भी वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता, आ कहानी के पुरस्कर्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल। ये ऑप्शन सही है, बीमल। अब जो आ कहानी जो गंगा की कहानी है उसको कहा नहीं जा सकता। गंगा की कहानी को कहा जा सकता है? नहीं। तो ये आ कहानी गंगा प्रसाद बीमल। 31 नंबर प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो मधु का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुना होता है। दोस्तों, आप लोग ये जो रूप हैं उसको याद करते चलिए क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसको आप लोगों को पढ़ना ही होगा और ये एक दिन में नहीं याद होता है, धीरे धीरे जाके याद होता है। तो आप लोग इसको पढ़ते चलिए।
32 नंबर प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? डी ऑप्शन सही है, यात्रा वृत्तांत है। आप लोग जो सरस्वती पांडे की बुक है उसमें पीछे जाके देख लेंगे, तमाम विधाएं दी हुई हैं, जैसे जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गया, रेखा चित्र, ये सारी रचनाएं दी हुई है। आप लोग वहाँ से उसको तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किन्नर देश में अगर इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, कौन सी विधा की रचना है? किसी भी देश में जाने के लिए आप यात्रा तो करते ही हैं, तो ये किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास। दोस्तों आप लोग जिस पे टिक हुआ है उस पर नहीं ध्यान देना है, जो सही है उस पर मैं टिक कर रही हूँ उसी को सही मानना है, क्योंकि कोई भी जब एग्ज़ाम देता है तो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो कुछ सही होते हैं। तो वही जिसका भी पेपर है वो कुछ सही किया है और कुछ गलत किया है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? तो अव्ययी भाव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रातों रात, ये अव्ययी भाव है। 35 नंबर प्रश्न है, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लज्जा। अगर आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है तो कुछ न कुछ अंश आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। कामायनी जैसे है, और जैसे अंधा युग है, यहाँ सबसे पंक्तियाँ पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा दृश्य किस सर्ग से है। तो यहाँ पे शीतलता ठंडक पाती हो, तो यहाँ पता चल रहा है पढ़ के कि ये लज्जा सर्ग से है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? यहाँ पे अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, यही ऑप्शन सही है, डी। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ रही थी, ए ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि तट पर लगे वृक्षों होना चाहिए, वृक्षों लताओं से नदियों की शोभा बढ़ रही थी, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। 37 नंबर प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, कह ही देते हैं सारे लोग, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इसका सही अर्थ ए हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? तो कतार जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। पंक्ति, श्रृंखला, श्रेणी, ये सारे जो हैं क्या हैं? संस्कृत शब्दावलियाँ हैं, तो कतार क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चय, निधनचय, और विसर्ग का क्या हो जा रहा है? बड़ा श हो जा रहा है, तो निश्चय हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो ये क्या है? परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मितव्ययी, ये कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, वो कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभात फेरी जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। आगे के प्रश्न हैं, अब देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, बच्चन सिंह। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे दिया है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध, तो सभी को पता होगा, हम इसको कैसे मैंने ट्रिक बनाया था कि जो अमिताभ बच्चन हैं वो क्या थे? ग्रामीण मतलब इलाहाबाद के रहने वाले थे, फिर जाके मुंबई हो जाते हैं, जहाँ उन्होंने अपना कैरियर बनाया, करियर की शुरुआत की।
तो यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध वही हुआ ना कि वहाँ से जाके वो शहर में अपना सेटल हो गए, तो वही ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध किसका है? अगर ये ऐसा कोई कथन आए तो किसका है? बच्चन सिंह का है। 44 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर किया है? ए ऑप्शन सही होगा। शंकुक ने क्या किया था? ये चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की पुष्टि करते हैं। शंकुक तुरंग, अब याद कैसे करेंगे? शंकुक बोल रहे हैं और तुरंग लगभग सेम जैसे साउंड आ रहा है। शंकुक तुरंग, इसमें भी बिंदी है, उसमें भी बिंदी है, तो आप लोग याद कर लेंगे। इसमें और भी देख रहे हैं जैसे भट्ट लोलट है और भट्टनायक है, इन सब में क्या है? अनुस्वार नहीं है, लेकिन तुरंग में अनुस्वार है और शंकुक में भी अनुस्वार है। तो चित्र तुरंग न्याय आए तो किसका है? शंकुक का है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो मैंने बताया है आप लोगों को 12 से 300। 12 से 300 का मतलब वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा क्या हैं? वो आघोष हैं। तो यहाँ आघोष क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खा। और महाप्राण में आप जानते ही हैं दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। 46 नंबर प्रश्न है, संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर सीसा पंक्ति उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1631 सम्मत में क्या है? रामचरितमानस की रचना होती है। अगर 1631 में से हम 57 घटाएंगे तो 1574 आता है, जो रामचरितमानस का समय है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपादान में दो चीज़ें अलग होती है। यहाँ पे है लड़का, डी ऑप्शन, लड़का बाजार से लौटा। लड़का बाजार से लौटा। लड़का यहाँ क्या हो रहा है? बाजार से अलग हो रहा है, तो जहाँ अलग हो वहाँ पे अपादान होता है। और यहाँ ए है, जैसे शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, तो कौन सा हो जाए? तीर से मतलब करण हो जाता है। और बी में हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह आप लोग कारक भी याद कर लीजिए। 48 नंबर प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। यहाँ पे ट्रिक कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, निसहाय हिंदू, सहायता की ज़रूरत किसे पड़ती है? जो दास होता है। जो दास होगा उसको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है? वो निसहाय होता है, उसकी सहायता कोई नहीं करता। तो निसहाय हिंदू किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। 49 नंबर प्रश्न है, मंगलेश डबराल की कविता संग्रह है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। यहाँ ठेले पर हिमालय आप लोग को पता होना चाहिए, धर्मवीर भारती का है। और हरी घास पर क्षरभड़ अज्ञेय की रचना है। और घास में दुबका आकाश, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसकी रचना है। 50 नंबर प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नियत कहते हैं ना, उसकी नीयत ही खराब थी, तो यहाँ पे नियत का जो पर्यायवाची है वो भाग्य नहीं होता है। बाकी नियति, प्रारब्ध, भवितव्य ये सब क्या है? नियत के पर्यायवाची, भाग्य के पर्यायवाची हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रचना और किसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूठन जो है वो संस्करण नहीं बल्कि दलित आत्मकथा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना भी है। 52 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो ये देव है। देव ने क्या किया था? छल नामक संचारी भाव की स्थापना किए थे। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न आप लोगों को
सॉल्व कराएंगे। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।